नमस्कार, मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कई योजनाओं की हुई घोषणा। करोड़ों रुपए की सौगात मिलने से जनता में खुशी। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी का आरोप। अमित चिमनानी ने कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। कहा, जनता के हक के पैसों की हो रही लूट। चंद्रावतीगंज किसानों की सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। किसानों के लिए बनाया गया वेयर हाउस। गेहूं की हो रही बंपर आवक। उज्जैन में महाकाल फेज 2 का काम शुरू। 6 मकान और होटलों पर चला बुलडोजर। 7 मकान मालिकों को मिला स्टे। और कवर्धा में विश्व धरोहर दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण पर हुई चर्चा। भूपेश है तो भरोसा है, समूचे छत्तीसगढ़ में इस नारे की गूंज है। आज प्रदेश की जनता को विश्वास है कि जब तक भूपेश बघेल जी हमारे मुखिया हैं, तब तक इस प्रदेश में खुशहाली की नई गाथा रोज लिखी जाएगी। इसी विश्वास के साथ पश्चिम विधानसभा परिवार की तरफ से परिवार के मुखिया से अति आवश्यक कार्यों की जनता की मांग को आदरणीय भूपेश बघेल जी के समक्ष संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने अपने विधानसभा के लिए रखा। और कल हुए पश्चिम विधानसभा अंतर्गत मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के दौरान विकास कार्यों और सामाजिक संगठन को मिली सौगात के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट किया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता के हक के पैसों की लूट हो रही है। केवल पिछले वर्ष राज्य की कांग्रेस सरकार ने वैट और स्टेट जीएसटी से लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये पिछले वर्ष की तुलना में 20% ज्यादा है। पेट्रोल डीजल से भी राज्य ने रिकॉर्ड कमाई की है, लेकिन राज्य ने अपने कर से जनता को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई राहत नहीं दी है। केवल 1 साल में ही राज्य ने पेट्रोल डीजल से 6,520 करोड़ कमा लिए। केवल 4.5 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। तो आखिर ये पैसा कहां गया? राज्य की कांग्रेस सरकार ने जीएसटी के नाम पर बहुत बार रोना रोया है। अब आंकड़े सामने आए हैं तो हैरान करने वाले हैं। राज्य ने वैट और जीएसटी से 1 वर्ष में 18,000 करोड़ रुपए की कमाई की। ये कमाई पिछले वर्ष की तुलना में 20% ज्यादा है। लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल से जो वैट पे 20% की ग्रोथ हुई है, 20 पैसे की भी राहत राज्य ने अपने कर से जनता को नहीं दी है। केंद्र ने पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की राशि राज्य को दी है, लेकिन न गरीबों का मकान बना, न उनके घर में नल लगा, न जो चावल केंद्र ने दिए वो गरीबों तक पहुंचने दिए गए, ना ही संपत्ति कर हाफ होता है, ना ही 20 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है, ना ही बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ना ही नियमितीकरण होता। तो आखिर इतना पैसा जो राज्य की खुद की कमाई बढ़ गई, जो केंद्र सरकार 5 गुना पैसा दे रहा है, प्रदेश की जनता पूछ रही है आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? इस पैसे की लूट कौन कर रहा है? क्योंकि इतने सारे पैसे होने के बावजूद जनता को तो कुछ हाथ नहीं आ रहा। खबर धमतरी से है, जहां नगर निगम में बजट डी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच जो लड़ाई शुरू हुई वह बंद होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि बीजेपी के पार्षद अभी तक नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा की अगुवाई में बजट को आम जनता सहित निगम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन की इस कड़ी में सेंचुरी गार्डन के पास गांधी जी की प्रतिमा के सामने पार्षदगण सत्याग्रह पर बैठ गए, जिसमें पार्षदों का कहना है कि निगम बजट को जानना पार्षदों का जनतांत्रिक अधिकार है, जिससे वंचित करना नगर के विकास को बाधा पहुंचाने के जैसा है। इसके साथ ही कहा कि ऐसी परिस्थितियों में या तो बजट को सामने लाया जाए या फिर महापौर विजय देवांगन को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए।
11 तारीख को सामान्य सभा बजट की बैठक रखी गई थी और आपने देखा कैसे सदन छोड़कर जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो भाग गए। और मैं सुन रहा था महापौर जी की बातें कि विकास विरोधी भाजपा पार्षद। मैं ये पूछना चाहता हूं और आज खुला चैलेंज दूंगा महापौर को, क्यों न जनहित के मुद्दों को लेकर खुली बहस हो जाए घड़ी चौक में। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद जो धमतरी नगर निगम के हैं वो नगर विकास को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे काला पट्टी लगा करके बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बजट बैठक से महापौर जी उठ करके चले जाते हैं। बजट साल भर में एक बार प्रस्तुत होता है और वो नगर विकास का साल भर का दर्पण होता है। यदि वो विकास से भाग रहे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इनको शहर के विकास से कोई मतलब नहीं है। और जो कुछ भी मेरे को चर्चा में यहाँ पे बात आई है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट बैठक में प्रश्नकाल होना ही नहीं चाहिए। गाइडलाइन में स्पष्ट है कि बजट बैठक और धारा 30 के अंतर्गत जो विशेष सभाएं होंगी उसमें प्रश्नकाल नहीं होते। दूसरी बात ये है कि सभापति को कोई अधिकार नहीं है कि वो 5 दिन के लिए बैठक को स्थगित करे। अधिकतम वो 30 दिन के लिए बैठक को स्थगित कर सकता है और तीन दिन के लिए स्थगित कर सकता है। और 3 दिन से अधिक यदि करना है तो सदन की सहमति से करेगा, भले वो 30 दिन के लिए करे। ये नियम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नियम नाम की कोई चीज नहीं चल रही, ये बात स्पष्ट हो रहा है। नगर निगम में बजट पेश जिस दिन से किए थे, बजट पेश तो नहीं कर पाए और उसके बदले उन्होंने सदन से छोड़कर भाग गया। इसको विरोध के स्वरूप में पूरी हमारी पार्टी के निर्देशानुसार और हमारे पूरे 19 पार्षद हमारे सहयोगी के साथ मिल करके रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महापौर भगोड़ा है, महापौर अपना हिम्मत खो चुका है, कुर्सी में बैठने लायक अब नहीं रह चुका है। हम महापौर से यही गुहार लगाते हैं कि आप कुर्सी छोड़ो और दूसरे को मौका दो। महापौर जी के द्वारा सदन छोड़कर भागना और उसके बाद बजट के संबंध में जो चर्चा करना था उससे सभापति भी बाहर गायब है और महापौर गायब है। कोई जवाबदार नहीं है। बजट कब होगा उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम महापौर को इस्तीफे की मांग को लेकर, सभापति के इस्तीफे की मांग को लेकर हम आज सत्याग्रह में बैठे हैं। लगातार जब से बजट स्थगित किया गया है, अब कारण स्थगित किया गया है, ये महापौर जी आरोप लगाते हैं कि भाजपा हल्ला गुल्ला करती है, कैमरा देखती है, ऐसे उलूल फुलूल बयानबाजी दे रहे हैं। महापौर जी मानसिक रूप से इतने तनाव में है कि उनको खुद को पता नहीं लग रहा है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें मोहन मरकाम ने अगले विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर अंतिम फैसला हाईकमान द्वारा किए जाने की बात कही है। केदार कश्यप ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी ने कांग्रेस में बदहवासी का आलम पैदा कर दिया है और अब कांग्रेस के लोग यह भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगले चुनाव में टिकट किसको दें और किसको ना दें। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ प्रवास पर आते हैं और वे कहते हैं कि जिताऊ चेहरों को टिकट देंगे, यानी वो इस बात को मान रहे हैं कि कांग्रेस के मौजूदा विधायक जिताऊ नहीं रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और उसके कारण से कांग्रेस के विधायकों की हालत बहुत गंभीर है। लोग उन पे अविश्वास करने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर पीसीसी के अध्यक्ष का भी ये बयान आना कि अब जो टिकट वितरण होगा वो सर्वे के आधार पर होगा। कभी उनका ये कहना कि जो जीतने वाला होगा उसे टिकट दिया जाएगा, कभी ये कहना
कि टिकट तो आलाकमान तय करेगा, ये इस बात को साबित करता है कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, उनके मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक तक सब आज जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। और पूरा जब काम यदि आलाकमान तय करेगा तो निश्चित मानिए कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के यहाँ के नेताओं पर अविश्वास जताया, यहाँ के छत्तीसगढ़ियों पर कहते हैं अविश्वास जताया, कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से राज्यसभा में सांसद के तरीके से 3 सांसद उन्होंने दूसरे राज्य के भेजा, उसी तरीके से ये लोग अपने ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो लोग उनका कहा माने और उनके इशारों पर चले। छत्तीसगढ़ में चुनाव का अभी 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले प्रदेश की राजनीतिक उबाल पर अपने चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं और पार्षदों तक में जमकर तनातनी देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक वीडियो आज बिलासपुर के तकतपुर ब्लॉक से सामने आया है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में एक दूसरे से तू मैं करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच नेताओं में हाथापाई भी देखी गई। उज्जैन में महाकाल फेज 2 के अंतर्गत आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन मकान और होटल को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। सुबह प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम के अमले और पुलिस फोर्स को साथ लेकर बेगम बाग के समीप मौके पर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान जेसीबी की मदद से आधा दर्जन मकान और होटल तोड़े गए। कार्रवाई के वक्त मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया कि यहां कुल 13 मकान हटाए जाने हैं। इसमें से 7 भवन मालिक कोर्ट से स्टे ले आए हैं, जिस पर निगम ने हाई कोर्ट में अपील की है। के सामने जो क्षेत्र है, ये सर्वे नंबर पर करीब 13 मकान जो थे वो अतिक्रमण में थे, क्योंकि ये शासकीय सर्वे नंबर है। और इसमें से 7 मकानों पर जो आधिपत्यधारी थे उन्होंने स्टे ले आया है माननीय हाईकोर्ट से। अभी 6 मकानों पर जिन पर स्टे नहीं है उन पर आज कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से 3 अभी तोड़े जा चुके हैं। मैडम, जो स्टे आया है वो कब तक के लिए आया है? स्टे हमें आगामी कार्रवाई नहीं करने तक आया है। उसमें माननीय हाईकोर्ट में हमारा रिप्लाई प्रशासन की ओर से दायर हो चुका है और जल्द ही स्टे भी वैकेट हो जाएगा। 20 लाख की लागत से बनने वाले टीन शेड में लगभग 200 गौ माता के रहने की क्षमता है। इसमें गौ माता के चारे के लिए अलग अलग होदी बनाई जाएंगी। साथ ही सर्दी, गर्मी, वर्षा काल के अनुसार व्यवस्था कराई जाएगी। भूमि पूजन के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता के द्वारा गाय की पूजा कर बछड़ों को गुड़ खिलाया गया और गौ माता को हरा चारा खिलाया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मौके पर गौशाला को आधुनिक और सभी सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने की बात कही, जो शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। अपने उद्बोधन में अरविंद गुप्ता ने बताया कि जब से अध्यक्ष महोदया का कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से हम निरंतर गौशाला की व्यवस्थाओं पर निगरानी रखे हुए हैं। ये गौशाला जब से नगर पालिका नई परिषद का 7 महीने पहले गठन हुआ था, तब से लगातार नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वो हमारे इंजीनियर बीबी गुप्ता जी, वो हमारे पार्षद बंधु सारे इस गौशाला को अपने ध्यान में रखे हुए हैं, बराबर निरीक्षण करते रहते हैं। उसके तहत अभी आप देख रहे हो 7 महीने पहले गौशाला देखी थी और आज की गौशाला में जमीन आसमान का अंतर है।
सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय के कोसी थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में कोसी थाना क्षेत्र के कई गांव के कोटवार सरपंच प्रतिनिधि, पत्रकार बंधु बैठक में शामिल हुए। कोसी थाना प्रभारी निरीक्षक विजय पैकरा ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों को परिचर्चा करते हुए सामाजिक बुराइयों पर अपनी बात रखते हुए वहीं शांति समिति की बैठक में मुख्य उद्देश्य बताते हुए बोला कि इस समय सामाजिक उन्माद फैल रहा है। इस विषय को हमें ध्यान में रखना और हर कोई अपने तीज त्योहार को मना सके, हमें सभी वर्ग का सम्मान करना चाहिए। वहीं शांति समिति की बैठक में उपस्थित कई लोगों ने अपने गांव की समस्या को रखा। आज थाने में थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधि और पत्रकारों, सभी समुदाय के लोगों को बुलाया गया था। शांति समिति की मीटिंग ली गई। शांति समिति की मीटिंग लेने का मकसद यही था कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कई जगह धार्मिक उन्माद, कई जगह सामाजिक, कई जगह सामुदायिक उन्माद फैलाने की जो अफवाहें चलती है, सबसे बच के रहना है। तो सभी को अपने अपने तीज त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्रता, शांति और सद्भावनापूर्वक करें, इसीलिए शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई थी। चंद्रावतीगंज के किसानों की सुविधा के लिए उप मंडी श्रीनाथ वेयरहाउस बनाया गया है, जहां पर इस समय श्रीनाथ वेयरहाउस पर गेहूं की बम्पर आवक देखने को मिल रही है। गेहूं की खरीदी केंद्र पर नायब तहसीलदार संजय गर्ग निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर किसानों का गेहूं बराबर तुल रहा था। साथ ही सारी व्यवस्था सुचारू रूप से थी। इस बार सभी केंद्रों पर गेहूं की बम्पर आवक हुई है। आज श्रीनाथ वेयरहाउस चंद्रावतीगंज का खरीदी केंद्र का रैंडम निरीक्षण किया। यहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से चल रही हैं। किसानों को प्रॉपर टोकन दिया जा रहा है और जिस नंबर पे किसान का क्रम आ रहा है उस नंबर पर उसको तुलाई की जा रही है। सारी व्यवस्थाएं ठीक है। गरियाबंद में जिला प्रशासन ने अवैध बोर खनन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम सोरित खुर्दा में बिना अनुमति के अवैध बोर खनन करते 2 वाहनों पर तहसीलदार ने जब्त कर उन पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जिले में संकट को देखते हुए 1 अप्रैल से जल भाव क्षेत्र घोषित कर नलकूप खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा है। बावजूद लोग खनन कर रहे हैं। पंचायत सचिवों की हड़ताल विगत 16 मार्च से जारी है। 1 महीने से अधिक हो गए पर अभी तक शासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि सचिव संघ से बातचीत करने के लिए नहीं आया है। इस बार सचिव संघ ने भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। प्रदेश सचिव संघ इकाई रायगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष ने बताया कि सचिव पद का जब तक शासकीयकरण नहीं किया जाता है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि सचिवों की हड़ताल से पंचायत के काम बीच में ही लटके हुए हैं। ये हम लोग का जो हड़ताल है वो 16 मार्च 2023 से प्रारंभ हुआ है, जो आज लगभग 33-34 दिन होने जा रहा है और हड़ताल हमारा जारी है। कल हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में हमारे जितने विधायक महोदय हैं उनको हमारी मांग पत्र के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन हमने सभी विधायकों को दिया है और सभी विधायकों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हमारी जो सचिव की मांग है वो न्यायोचित मांग है और इसके संबंध में उन्होंने हमारा सपोर्ट भी किया है। रायपुर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीएमएफ शासी परिषद की पहली बैठक कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सांसद गोमती राय, विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक, विधायक लेलुंगा चक्रधार सिंह सिदार, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार
पटेल शामिल हुए। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि रायपुर विविधताओं और विविधताओं वाला जिला है, जहां शहरी अधोसंरचना के साथ सुदूर ग्रामीण इलाके भी हैं। इसको देखते हुए सभी क्षेत्रों को काम किया जाना चाहिए। जिले में जल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से काम किया जाएगा, क्योंकि यहां जल स्तर लगातार गिर रहा है। आज 2 विषय की बैठक थी। एक सड़क सुरक्षा को लेकर के, रायगढ़ शहर उद्योग नगरी है और जगह जगह ट्रैफिक जाम होता है, इसके लिए विषय में आज बैठक था, जिसमें पुलिस अधीक्षक कलेक्टर साहब भी थे और बड़ा अच्छा चर्चा हो गया कि किस तरह से सड़क को संचालन करना है और कैपेसिटी कितना होना चाहिए, ये सभी विषय में हुआ। दूसरा बैठक था खनिज न्यास निधि का, जितना भी यहाँ पैसा आता है रॉयल्टी का पैसा, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे विभाग में, शिक्षा में, पानी में, स्वास्थ्य में, सारे विभाग में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका सब विषय को लेकर के बैठा। नगरनार में गुरुवार दोपहर तालाब में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन जिला मुख्यालय के महारानी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही विधायक ने कलेक्टर मुलाकात कर पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक और पर्यटन महत्व के स्थल भोरमेश्वर मंदिर परिसर में विश्व धरोहर विकास दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्राचीन भारत इतिहास विभाग, पर्यटन और होटल प्रबंधन संस्थान सहित विभिन्न शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रोफेसर, उपाध्यक्ष और छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और पुरातत्व पर्यटन महत्व के स्थलों को संरक्षित रखने का संकल्प लिया। विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व, उनके अस्तित्व के संरक्षण और संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। बिलासपुर में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गो हत्या के विरोध में आक्रोश जताया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगातार हो रही गो हत्या के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्तमान स्थिति में गाय की ना तो कहीं देखभाल हो रही है और ना ही ढंग से चारा पानी मिल रहा है और लगातार गो हत्या हो रही है, जिसे रोकने के लिए गो हत्या निषेध कानून तत्काल प्रभावी रूप से लागू होना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने सरकार से जितना जल्दी हो सके गो अभयारण्य की भी मांग की है, जिससे आए दिन हो रही गो हत्या और दुर्घटना ना हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर आगे क्या कदम उठाती है। हम सभी भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता और सदस्य हैं। हमारा उद्देश्य समाज को नशा मान से मुक्त चरित्रवान बनाना है। आज लेकिन हम गौ माता, जिसको हम माता शब्द से संबोधित करते हैं, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए आज माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमारे जिले में या प्रदेश में एक गौ अभ्यारण्य हो। आज 19 अप्रैल को ही पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में हर जिले में हमारे संगठन के द्वारा गौ अभ्यारण्य के लिए माननीय कलेक्टर जी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिस तरह से आज गौ माताओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, कट रहे हैं, जगह जगह रोड में एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, उनके लिए हमारा संगठन कार्य बनाया गया है। उसके लिए किस प्रकार से कार्य होगा गौठान में, आप जाके देखिए समाज में, गांव में सर्वे करके देखिए वहां पर। खबर कवर्धा से है, जहां कुकदुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर जुए खेलते हुए 7 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा है। जुआरियों के कब्जे से नकदी,
52 पत्ती ताश भी बरामद की है। पुलिस ने धारा 13 जुआ एक्ट की पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरोध में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने जिले के समस्त पुलिस अनुविभागीय और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर क्राइम मीटिंग ली। साथ ही आवश्यक एजेंडे बिंदुओं के आधार पर दिए गए निर्देशों, लंबित प्रकरणों के प्रगति रिपोर्ट पर भी जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने बताया कि किसी प्रकरण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो तो उसकी चर्चा मीटिंग में कर तत्काल समाधान निकालने के लिए क्राइम मीटिंग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रखी गई, जिसमें सभी थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।